नाम तौसीफ़ है और मैं एनटीए नेट में 3 टाइम नेट और 1 टाइम जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। मैंने अपनी नेट की प्रिपरेशन को 1 महीने में ही कवर किया था, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं थी कुछ भी चीज़। सबसे पहले तो मेरे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आया वो था समर वेकेशन चल रही थी और उस समय गर्मी की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर मुझे आगे खेत में जाकर या फिर रात के समय स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ना पड़ता था। साथ ही साथ अगर आपका फोकस क्लियर है और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है तो डेफिनेटली आपको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम भी आपको आसान लगने लग जाएगा और उसमें आप सक्सेस हो जाओगे। और आपकी जो लाइफ में जो इम्पॉसिबल वर्ड है, अगर उसको डिक्शनरी से हटा दो, तो जो पॉसिबल वर्ड आपके माइंड में आएगा और जो आपकी ज़िंदगी में आएगा वो आपकी लाइफ बदल देगा और यही सक्सेस को पाने का सबसे मेन मोटा है। मैं बहुत ही सिंपल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मम्मी है, पापा है, हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। 2 भाई और बहन की शादी हो चुकी है। तो जो बचपन था वो काफ़ी ज़्यादा शाई था, मैं किसी से ज़्यादा बोलता नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे समझ आती गई, पता लगता गया कि हाँ, इंटरेक्शन ज़रूरी है, तो वो थोड़ा-सा मेरा इंटरेक्शन लेवल भी बढ़ता गया। शरारत भी थोड़ी-सी पढ़ाई से रिलेटेड ही हुआ करती थी। क्या होता था कि जब हम रजिस्टर अपना या फिर अपनी कॉपी जो मेंटेन करते थे, तो उसके सिर्फ़ एक ही पेज पर लिखते थे ताकि नीट एंड क्लीन काम हो। तो उसकी वजह से काफ़ी बार टीचर ने पकड़ा भी, उसमें डाँट भी लगाई, पेरेंट्स से भी काफ़ी डाँट सुनने को मिली। तो वो काफ़ी काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। स्टार्ट जब मैंने किया तो ज़्यादा मैं स्टडी में अच्छा नहीं था। मुझे डाँट भी पड़ती थी स्टडी की वजह से, लेकिन जैसे-जैसे पता लगता गया कि स्टडी की इम्पोर्टेंस काफ़ी है मेरी लाइफ में, तो मैंने वहाँ से इम्प्रूव करना शुरू किया और 5th तक आते-आते मैं अपनी क्लास का टॉपर बन चुका था। तो 5th से लेकर 12th क्लास तक लगातार मैंने टॉप किया स्कूल में। आफ्टर दैट कॉलेज में भी काफ़ी सारे क्विज़ेज़ होते थे, उसमें भी टॉप किया। तो ओवरऑल जो स्टडी था वो काफ़ी अच्छी रही है। फैमिली का पूरा सपोर्ट था। जो भी मैं डिसीज़न लेता था वो उसमें पूरा सपोर्ट, स्पेशली मॉम एंड भाई वो पूरा सपोर्ट करते थे और उनको पूरा भरोसा था कि इसका जो डिसीज़न है वो गलत नहीं होगा और अगर होगा भी तो ये उसको मैनेज अच्छे से कर लेगा। मैंने एनटीए नेट का एग्ज़ाम 3 टाइम और जेआरएफ 1 टाइम क्वालिफ़ाई किया हुआ है एंड साथ ही साथ 99.96 परसेंटाइल मेरे उस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जब पता लगा कि रिज़ल्ट एक दिन पहले पता लग गया था कि रिज़ल्ट आने वाला है, तो वो जो पूरा दिन था वो काफ़ी ज़्यादा एंशियस था, काफ़ी परेशान रहा मैं। क्योंकि जब आप कोई मेहनत करते हो और उसका रिज़ल्ट आने वाला होता है तो परेशानी और जो आपके माथे पर जो टेंशन है वो साफ देखने को मिलती है। तो जब रात आई तो रात को पूरी तरह से नींद भी नहीं आ पाई। सुबह आंखें लाल थी, टेंशन थी, क्या होगा, कैसे होगा? तो जब रिज़ल्ट आया, जब देखा तो मेरे हाथ भी काफ़ी ज़्यादा शिवर कर रहे थे जब मैं अपना रोल नंबर वहाँ पर डाल रहा था। आफ्टर दैट जब मैंने देखा कि यू आर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एज़ वेल एज़ जेआरएफ, तो मुझे पहले यकीन ही नहीं हुआ। 2-3 बार जाकर सर्च किया, फ्रेंड से पूछा और दोबारा कंफर्म किया, तब जाकर थोड़ा बहुत यकीन हुआ कि आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लिया है और एक अच्छे परसेंटाइल के साथ, एक अच्छी रैंक के साथ। उससे पहले जब क्वालिफ़ाई हुआ तो उससे पहले मैंने एक अटेम्प्ट और दिया था, उसमें किसी वजह से क्वालिफ़ाई नहीं हो पाया था। लेकिन दिसंबर 2018 में क्वालिफ़ाई हुआ। आफ्टर दैट जब जून 2019 आया उसमें जेआरएफ क्वालिफ़ाई हुआ एंड आफ्टर दैट दिसंबर 2019 का जब अटेम्प्ट आया उसमें भी क्वालिफ़ाई हुआ। तो ये जो अटेम्प्ट थे एक तरह से मेरे लिए पेनल्टी शूट आउट की तरह थे, जिसमें से 4 मुझे चांस मिले, 4 में से 3 को मैंने गोल्स में बदला और 1 जो था वो मिस हो गया था। फैमिली को इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, उनको तो बस इतना था कि इनको सक्सेस मिल गई है और तो मॉम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे, भाई भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तो फैमिली का एक अच्छा और एक होता है कि हाँ, उनका जो लड़का था वो काफ़ी आगे जा चुका है। मेरा नाम बानो है, मेरे बेटे का नाम तौसीफ़ है। बचपन में तो ये था कि मतलब जैसे बच्चे होते हैं शरारती, वैसा नहीं था ये इसमें बचपन में। बस यही था कि थोड़ा थोड़ा जैसे घर में टहलना फिरना, ऐसे फिरता रहता, कोई चीज़ को नहीं छेड़ता था घर में। पढ़ाई की तरफ थोड़ा जैसे कागज़ कोई मिल जाता था उसको लेके बैठ जाता था, उसको देखता था कि क्या है इस पे क्या नहीं, तो पढ़ाई की तरफ ध्यान देता था जैसे छोटा सा था। तैयारी तो बेटा बस यही आई है कि क्या नाम, पैसों की परेशानी आई। पापा इसके पूरे प्रॉपर ऐसे नहीं कर पाते थे, बीमार रहते थे ज़्यादा। तो बड़ी मैंने बहुत मेहनत करी कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है और ख़ास करके इसको, बड़े पे इतना ध्यान नहीं दिया, इस पे ज़्यादा दिया कि जो भी कोई देखता था यही कहता था कि ये आपका बच्चा कुछ बनेगा, इसको पढ़ाना ज़रूर।
इसकी पढ़ाई मत रोकना। तो मुझे यही था कि बस मुझे इसे पढ़ाना है, चाहे कैसे भी मेहनत की, रातों रात भर सिलाइयाँ करी, मजदूरी करी, जो भी काम मिला मतलब मैंने किया। अब सिर्फ इसलिए कि मेरा बच्चा अभी पढ़ाई में इसका शौक़ है इसे पढ़ाई का, तो ये पढ़े। मेरे ऊपर कभी प्रेशर नहीं हुआ कि इसी, तो अपने आप ही मेहनती इतना था कि अपने आप ही पढ़ता रहता था। मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो कभी इस बात का हुआ ही नहीं कि ये क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा। कभी इसने मेरे ऊपर कोई वो नहीं डाला, अपने आप ही खुद ही पढ़ना। लाइट है तब भी, नहीं है जब भी, भाई बाहर बैठ के पढ़ना पड़ा, छत पे जाके पढ़ने लग गया, अपने आप ही पढ़ता। जब इसका रिजल्ट आया बहुत खुशी हुई। स्कूल में ज़्यादा पैसों की तंगी की वजह से स्कूल ज़्यादा मैं अच्छा नहीं चूज़ कर पाया। स्टडी भी एक नॉर्मल स्टडी से ही मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो की है। जब मैं स्कूलिंग में था तो स्कूलिंग में मेरा मैथ और साइंस काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मैं काफ़ी कोशिश करता था कि किसी न किसी तरह से क्वेश्चन मैं खुद बनाऊं और ख़ुद उसको सॉल्व करूं। हालांकि आसपास के एनवायरनमेंट से मैं खुद क्वेश्चन बना लिया करता था, जो क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करने होते थे उनको भी सॉल्व किया करता था। यानी एक कह सकते हैं पूरा इंटरेस्ट था मैथ और साइंस की जो थ्योरीज़ होती हैं उसको पर्सनल लाइफ में कैसे लाया जाए, कैसे उसको यूज़ किया जाए, इस तरह से एक प्रैक्टिकल साइंस से मेरा काफ़ी ज़्यादा लगाव हो गया था। आफ्टर दैट जब कॉलेज में आए तो कॉलेज के लिए भी इतना फंड नहीं था कि आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें, तो यहाँ पर एक लोकल गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। जब ग्रेजुएशन में तो कोई ख़ास नहीं था कि टीचिंग लाइन में ही आना है, लेकिन जब पोस्ट ग्रेजुएशन में आए तो टीचर्स ने बताया कि अगर आप अब एमकॉम में आ चुके हो तो आगे अगर आपको जाना है टीचिंग लाइन में तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आपके लिए ज़रूरी है। तो वहाँ से ये डिसाइड हो गया कि नहीं, अब इस एग्ज़ाम को ही अपनी जो एक पहला गोल है, पहली जो सीढ़ी है वो मुझे मानना होगा। वहाँ से मैंने अपनी इस एग्ज़ाम की तैयारी को शुरू किया। सबसे पहले जब आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसके लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने काफ़ी अच्छे से और एक पूरा प्रिसाइज़ वे में और काफ़ी कम समय में इस स्ट्रैटेजीज़ को अपनाया और बहुत ही कम समय में इसका मुझे रिज़ल्ट भी मिला। जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं कि 1 मंथ ही था मेरे पास पूरी तैयारी करने के लिए, तो आपके पास तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो अगर आप इस तरीके को भी अपनाकर एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने किया वो था सिलेबस को एनालाइज़ करना और ये देखना कि कौन से टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैंने अपने सिलेबस को कम किया, क्योंकि 30% सिलेबस ऐसा होता है कि जो बहुत लेंथी होता है, जिसको आप कवर करते हो और बहुत ज़्यादा जान लगा देते हो उस पर, लेकिन वो एग्ज़ाम में 10% भी नहीं पूछा जाता। लेकिन जिस 70% पर आप फोकस नहीं करते वही आगे जाकर 80% एग्ज़ाम में आ जाता है। तो इसके लिए आपको जानना ये ज़रूरी है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है या कौन सी ऐसी यूनिट है जो इम्पोर्टेंट है, उसको सबसे पहले आप पहचानोगे। पहचानने के बाद उसको प्रायोरिटाइज़ करोगे, यानी उसको एक अलग जगह पर आप लिख लेंगे। जैसा मैंने किया, मैंने एक नोटबुक बनाई हुई थी जिसमें उन सभी यूनिट्स को, उन सभी टॉपिक्स को मैंने अलग लिखा हुआ था जो कि बार बार रिपीट हो रहे थे, और उन टॉपिक्स को मैंने सिलेबस में से ही कट कर दिया था जो कि ज़्यादा पूछे नहीं जा रहे, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पढ़ूँ ही क्यों जब उसमें से ज़्यादा पूछा ही नहीं जाना है। और अगर पूछा भी जाएगा तो मेरे पास ऑलमोस्ट 70% सिलेबस है, मैं उसको अच्छे से कवर करूँगा ताकि मैं 100% उसमें कर पाऊँ। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ उतार लेते हैं, फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर को चेक करें। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि आप कैसे आपका एग्ज़ाम आने वाला है। अपने एग्ज़ाम की जो आपको स्ट्रैटेजी बनानी है ना, वो इसी तरह से बनानी है जैसे एक योद्धा किसी युद्ध के लिए बनाता है। उसके लिए क्या होता है, मान लीजिए आपको युद्ध पर जाना है तो सबसे पहले दुश्मन को आपके पास्ट देखना पड़ेगा कि इस दुश्मन की क्या ताकतें हैं और क्या इसकी कमजोरी है। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी देखना है कि कौन सी ऐसी यूनिट है जो बार बार पूछी जा रही है और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट नहीं होते। उसके बाद अपने पूरे सिलेबस को आपको प्रैक्टिकल सेक्शन और थ्योरी सेक्शन, इन 2 चीज़ों में कवर कर लेना है। जो जिसका बेटर है, यानी जिसका प्रैक्टिकल सेक्शन अच्छा है वो अपने प्रैक्टिकल सेक्शन को पहले करेंगे, और जिनका थ्योरी सेक्शन अच्छा है वो अपने थ्योरी सेक्शन को पहले करेंगे। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा थ्योरी सेक्शन काफ़ी अच्छा था, मैं उसमें बहुत अच्छे से समझा भी पाता था और समझ भी लेता था, तो मैंने पहले उसको कवर किया ताकि मैं कम समय में उसकी इफ़ेक्टिवनेस को ले सकूं। यानी आपको अपनी पहले ताकत को और मजबूत करना पड़ेगा, उसके बाद कमजोरियों पर आना पड़ेगा।
पढ़ने का तरीका क्या था मेरा कि मैं चीज़ों को छोटा करता था, यानी मैं अपने दिमाग में कुछ ऐसे वर्ड ले आता था जिनसे पूरे की पूरी जो कहानी है वो बन जाया करती थी। यानी आपको अपने माइंड को एक वेब पेज की तरह बनाना है। वेब पेज में क्या होता है कि हाइपरलिंक होते हैं, उस हाइपरलिंक पर क्लिक करके आप पूरे पेज को, पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। सेम चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। पढ़ना आपको पूरा है, लेकिन याद आपको एक पर्टिकुलर वर्ड से रखना है उसको। जैसे ही वो वर्ड आपके एग्जाम में आए, उससे आपकी सारी समरी, सारी डिटेल ऑटोमेटिकली माइंड में खुल जानी चाहिए। उसके लिए आप निमोनिक्स बनाएं, आसपास के जो वर्ड्स हैं आपके एनवायरनमेंट में, जो सोसाइटीज़ में, आपके क्लासरूम में, आपके सिलेबस में, वहाँ से वर्ड उठाएं। ये एक बेस्ट तरीका मैं मानता हूँ किसी भी लेवल के एग्ज़ाम को पास करने के लिए, खासकर वो एग्ज़ाम जिसका सिलेबस, जिसका टॉपिक काफ़ी लेंथी होता है। साथ ही साथ अपने आप को एनालाइज करें, वीकली एनालाइज करें, डेली एनालाइज करें कि जो आप पढ़ रहे हो उससे कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है, कितना आपको याद हो रहा है, क्या टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या नहीं, क्या आप जो आगे तैयारी कर रहे हो, क्या जो आप पूरी टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आपके कितने इफ़ेक्टिवनेस आ रही है, या एग्ज़ाम के रिलेवेंट आप कितना पढ़ रहे हो। इन सारी चीज़ों को वीकली एनालाइज करने के बाद पूरा अपना मंथली एनालिसिस करो कि आपने पूरे मंथ के दौरान क्या किया। पहले डेली एनालिसिस कि आपने दिन का टारगेट पूरा किया या नहीं किया, फिर वीकली एनालाइज करो कि आपने मॉक टेस्ट वीकली लगाए या नहीं लगाए, या फिर आपने जो टॉपिक जो पूरे हफ्ते में बांटे हुए थे उनको पूरा किया या नहीं किया। आफ्टर दैट अगर आपके पास मंथ है तो मंथ को भी एनालाइज करो कि इस पूरे मंथ के दौरान मैंने क्या क्या प्रोडक्टिविटी और कितना मेरा टॉपिक कवर हुआ, और अगले मंथ की स्ट्रैटेजी वहाँ से बनानी शुरू कर दो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप सुबह उठो तो आपके दिमाग में टारगेट फिक्स हो जाना चाहिए कि हाँ मुझे आज ये करना है। उसके लिए आपको ये करना होगा कि उससे पहली रात को ही आपको सारा का सारा टॉपिक वहाँ पर लिख के रखना होगा कि मुझे अगली सुबह क्या करना है। जैसे ही सुबह होगी आपको अपने काम पर लग जाना है, और जब तक वो टारगेट आपका कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको उसे छोड़ना नहीं है। और एक बार अगर आपको वो टारगेट कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको खुद को ही रिवॉर्ड करना है कि आज मैंने अपना टारगेट पूरा कर दिया, चलिए आज कुछ खा पी कर आ जाते हैं या कुछ पार्टी कर लेते हैं। लेकिन अगर वो आपका टारगेट पूरा नहीं होता तो अपने आप को पनिश करना है, यानी और ज़्यादा टारगेट आपको खुद को देना है, या किसी और वे से आप खुद को पनिश कर सकते हैं। जब आप खुद के साथ ही ऐसा करने लग जाएंगे, खुद को रिवॉर्ड, खुद को पनिश, तो एक आपका दूसरों के साथ जो अटैचमेंट है या दूसरों से आपकी जो एक्सपेक्टेशन है एग्ज़ाम को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। फिर आप खुद ही उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेस्ट हो जाओगे। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कोशिश करता हूँ कि मैं बता सकूँ ताकि इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। आपके लिए काफ़ी छोटे हो सकते हैं, आपको सोचते होंगे कि आप ये जनरली सुनते हैं, हर चीज़ हमको पता है, लेकिन अगर जब इनमें से कोई भी एक पॉइंट आप अप्लाई करके देख लीजिए और किसी भी बड़े से बड़े एग्ज़ाम में आप अपीयर होकर देख लीजिए, उसमें आपको फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। स्टडी मटेरियल क्योंकि प्रॉब्लम आती है कि कहाँ से इसको किया जाए, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप KVS मदान की बुक ले सकते हैं पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए आप अरिहंत बुक को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा एक अलग चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप खुद के नोट्स ज़रूर बनाएं। जब आप किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाती है, और जब आप उसको दोबारा से रिवाइज़ करने के लिए जाओगे तो वो सारी चीज़ें आपको याद आनी शुरू हो जाएगी कि आपने ये नोट्स किस सिचुएशन में बनाए थे और किस टॉपिक के लिए बनाए थे और इस टॉपिक के पीछे क्या कहानी थी, सारी चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो कोशिश करें, मेहनत करें लिखने की। उसको जो आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो टैब है, जो PDFs हैं, उनके ऊपर रिलाई ना करें। अपने नोट्स बनाएं और उन्हीं से पढ़ें। साथ ही साथ बुक की रेफरेंस लें ताकि आप एक्स्ट्रा वहाँ से कुछ सीख सकें, और उसके साथ आपके जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनकी गाइडेंस और उनकी स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करें। तो इस ओवरऑल एस्पेक्ट के साथ, इस ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ के साथ मैं ये आपको इंश्योर कर देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपने इन सारी चीज़ों को एक साथ एक ही जगह पर इकट्ठा कर लिया। अनअकैडमी पर एक टीचर्स को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ पर्सनली भी, और जिस तरह से वो पढ़ाते हैं, जिस तरह से उनके समझाने का तरीका है, वो है तलवीर सर और नवदीप मैम। तो वहाँ पर वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं सारी चीज़ों को, और उनकी क्लासेस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पर्सनली भी जो उनकी थिंकिंग है, जो मेंटेलिटी है, उसको मैं काफ़ी ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो कोई भी अगर अनअकैडमी से पढ़ना चाहता है या उसको लगता है कि ये एग्ज़ाम मैं यहाँ से कवर कर सकता हूँ, तो इन 2 टीचर्स को मैं सबसे पहले रिकमेंड करूँगा। जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ 4 बातें कहूँगा जिस पर ध्यान करना उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस, फेथ, डिटर्मिनेशन और पेशेंस।
फोकस रखें अपने काम पर, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपके अंदर कि आपको ये करना ही है। पहले अगर आपने सोच लिया करना है तो करना ही है, डिटर्मिनेशन आपके अंदर पूरा होना चाहिए। फेथ होना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि एक लंबा समय जाने वाला है आपकी तैयारी के लिए, आगे एग्ज़ाम के लिए, देन आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो फेथ अपने आप पर रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि काफ़ी ज़्यादा एस्पायरेंट्स गलती करते हैं इसमें, वो है पेशेंस। पेशेंस लेवल इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए, क्योंकि कुछ को इसमें काफ़ी ज़्यादा समय भी लग सकता है, कुछ इसमें जल्दी भी अपीयर हो जाते हैं। तो आपको पेशेंस रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हों तो एक हड़बड़ाहट ना हो, एक ये ना हो कि मुझे तो अभी करना है और अभी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें, टाइम आने पर सब ठीक हो जाएगा। बस मैं इतना ही कहूँगा, ऑल द बेस्ट टू ऑल। आपका जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हो उसमें आप सक्सेसफुल रहो।